नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस कक्षा में। इकोनॉमिक्स की क्लास है। पेपर आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एसएस टीचर, इसमें आपको बेसिक थोड़ी सी इकोनॉमिक्स पढ़नी होती है, ज़्यादा हाई लेवल की इकोनॉमिक्स आपको नहीं पढ़नी होती। लेकिन फिर भी क्वेश्चन पेपर है भाई, जो हमने पिछले आपके एग्जाम देखे हैं तो उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के पूछ रखे हैं। और हम पिछले पेपर के एक क्लास भी लगाएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि पिछले क्वेश्चनों में कैसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं उस एग्जाम में, और कहाँ से आपका फर्दर क्वेश्चन भविष्य में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है। तो कैसे हो आप सभी? तैयारी ठीक चल रही है? और कंटिन्यूटी मैंने जैसे बताया कि भाई इस सब्जेक्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है बच्चों कि आप जब तक लगातार क्लास नहीं लगाओगे ना, तब तक इस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इसमें एक टॉपिक सब टॉपिक इंटरलिंकिंग होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। अगर आप एक दो दिन क्लास नहीं लगाई या बीच में छोड़ दी तो आपको अगली क्लास समझ में ही नहीं आएगी, क्योंकि एक जगह एक विषय जैसे नेशनल इनकम है तो वो आपका मॉनेटरी पॉलिसी भी काम आता है, फिजिकल पॉलिसी में भी काम आता है। तो ऐसे ही इन्फ्लेशन पढ़ना हो तो मॉनेटरी पॉलिसी भी समझ में आनी चाहिए, फिजिकल पॉलिसी भी समझ में आनी चाहिए। तो उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, भारत के अंदर जो मुद्रा नीति है उसके प्रकार क्या है और मुद्रा नीति के उपकरण क्या है। तो उपकरण में हमने दो बताए थे लास्ट क्लास में बच्चों आपको, एक परिमाणात्मक उपाय जिसको हम मात्रात्मक उपाय भी कह सकते हैं, और एक गुणात्मक उपाय जिसको क्वालिटेटिव या जो दिशा बदल दे। तो मात्रात्मक उपाय में हमने बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, सीएफआर, एमएसएफआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीजें आपको समझाई और किस प्रकार वो काम करते हैं। उनमें एक बचा हुआ था बच्चों, ओपन मार्केट ऑपरेशन। होता क्या है, देखो मेन चल रहा हमारा टॉपिक बच्चों मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट, मुद्रा नीति के उपाय। और उपाय में हम कौन से उपाय कर रहे हैं भाई? मात्रात्मक, ठीक। और मात्रात्मक में हम कुछ उपाय तो कर चुके थे, जैसे बैंक रेट किसे कहते हैं, है ना, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, ईआर क्या है, एक्सेस रिजर्व, ठीक। आपकी रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट कैसे होता है, ये चीजें हम कर चुके थे। अब बच्चा आपका ओ एम ओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है बच्चों, ये कैसे काम करता है, और इसको हिंदी में हम खुले बाजार की प्रतिक्रिया कहते हैं। खुले बाजार की क्रियाएं क्या होता है, ये खुले बाजार की, अब तक क्या बंद बाजार की कर रहे थे? इसका मतलब क्या है? खुले बाजार की क्रियाएं या ओपन मार्केट एक्टिविटी भी कह सकते हैं हम। होगा क्या, देखो अभी तक जो आपने देखा कि जो आरबीआई है वो कैसे मार्केट को कंट्रोल कर रहा था। अभी तक आपने देखा कि पहले वो किसको मैनेज कर रहा था? बैंक को, ठीक है। उसके बाद वो कहाँ जा रहा था? पब्लिक में, ठीक। इसका मतलब ये जो तरीका था ये तो था इनडायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट नहीं जा रहा था, अप्रत्यक्ष रूप से काम मार्केट को मैनेज करने का किया जा रहा। लेकिन जब इसकी बात करते हैं तो इसकी बात क्या होते हैं, तो जो आरबीआई हो डायरेक्ट पब्लिक के लिए जाता है, इसको काटा मार देता है बीच में। कैसे? यहां आरबीआई डायरेक्ट मार्केट में आता तो बैंकों के थ्रू है, लेकिन ये सीधा मार्केट पब्लिक की डिमांड और सप्लाई को प्रभावित करेगा। कैसे? मार्केट में आरबीआई क्या करता है? सेल एंड परचेज। सेल एंड परचेज किसका करता है? ऑफ गवर्नमेंट और
सेमी गवर्नमेंट यानी कि अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का सेल परचेज करता है, बैंकों के थ्रू ही जाती है, लेकिन ये सीधा किसको प्रभावित करता है? आम जनता से कनेक्ट होता है, इसलिए इसको क्या कह देते हैं? खुले बाजार की क्रियाएं। लेकिन ये काम कैसे करती हैं? अब क्वेश्चन ये आता है बच्चों आपका कि किस तरह ये काम करती हैं। क्लियर? और देखो कैसे काम होता है, यहां हम इसको समझाते हैं आपको। ये है बच्चों आरबीआई, ठीक, और ये है पब्लिक। अब होगा क्या? पब्लिक के पास अब आरबीआई सेल करता है, क्या बताया था अभी? सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियां, जिसमें आपका क्या आता है? बॉन्ड, डिबेंचर, ठीक, या शेयर। ये आपकी सरकारी प्रतिभूतियां सेल करती इसको टू पब्लिक, यानी कि पब्लिक को विक्रय करती। अब ये आरबीआई पब्लिक के लिए इशू कर देता है, यानी कि सेल भी कर सकता है, इसको हम इशू भी कह सकते हैं, जारी कर दी पब्लिक है। पब्लिक क्या करेगी? खरीदेगी। बेचने का मतलब कब बेचता है आरबीआई, कब खरीदता है, यहां ये समझना जरूरी है। कब बेचता है, यानी कि पहला पॉइंट क्या, आरबीआई ने सेल किया। क्यों किया भाई सेल? अब सेल करेंगे तो होगा क्या? देखो थोड़ा सा हम इस तरह समझा देते हैं आपको। अब पब्लिक को ये सेल करता तो पब्लिक खरीदेगी ना, पब्लिक खरीदेगी तो पब्लिक पैसा तो इसमें दे देगी, और बदले में क्या ले लेगी? प्रतिभूतियां। तो अब बताओ, प्रतिभूतियां उसने खरीद ली, यानी कि जनता ने खरीद ली, और बदले में पैसा तो गया। अब आम जनता के पास मनी सप्लाई बढ़ेगी या घटेगी? अब लोग जो है, जो पैसा मार्केट में यूज करना था, अब उनको दिख रहा है कि भाई हम प्रतिभूतियां खरीदेंगे तो इनसे हमें फायदा होगा, आगे ब्याज मिलेगा, तो वो आम जनता की पैसा इसमें चला गया आरबीआई के पास, यानी कि पब्लिक के पास मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम। यानी कि आम जनता के पास मनी सप्लाई कम हो गई, क्योंकि उन्होंने किस में इन्वेस्ट कर दिया? इन प्रतिभूतियों में। तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बाजार में बढ़ जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो। यानी कि आरबीआई किस कंडीशन में ये प्रतिभूतियां बेचता है और जनता खरीदती है? तो ये आपकी किस कंडीशन में हुई? जब बाजार में तेजी हो, जब बाजार में तेजी हो, या इन्फ्लेशन को कम करना हो, स्फीति को कम करने के लिए, क्योंकि बढ़ी हुई कीमतें कम करनी है भाई, तो कम करने के लिए आरबीआई क्या करेगा? सरकारी या अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों को आम जनता को बेचेगा, और उनकी पैसा, जैसे ये तुम हो भाई आम जनता, ये लो भाई मैं सरकारी प्रतिभूतियां बेचना चाहता हूं, तो तुम क्या करोगे? इसको खरीदोगे, और बदले में तुम्हारा पैसा मेरे पास आ जाएगा। अब वो पैसा तुम बाजार में यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो पैसा तो मेरे पास है, तुम्हारे पास प्रतिभूतियां, निश्चित समय पर ब्याज मिलेगा आपको। तो आपकी परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी? मनी सप्लाई कम होते ही रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कम होगा ही, बढ़े तो ही, क्योंकि मनी सप्लाई कम है और इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, और वैसे भी आपका पैसा उधर चलाएगा बैंक में, तो आपकी परचेजिंग पावर वैसे भी कम करोगे, आप कम खर्चोगे, क्योंकि पैसे से आपने प्रतिभूतियां खरीद ली। यानी कि जब कीमतें बढ़ी हुई हो, अर्थव्यवस्था में तेजी हो, मुद्रास्फीति हो, तो आरबीआई क्या करता है? प्रतिभूतियों को बेचता है, और जनता क्या करती है? खरीदती है। लेकिन दूसरी कंडीशन में,
दूसरी कंडीशन में क्या होगा, आरबीआई, और ये आपकी क्या है, पब्लिक। अब आरबीआई क्या करेगा, ये उल्टा सिस्टम हो जाएगा, लाओ भी ये अपनी प्रतिभूतियां वापस ले जाओ या मुझे वापस दे दो, तो आरबीआई क्या करेगा, प्रतिभूतियां क्रय करेगा। ठीक है, यानी कि आरबीआई ने प्रतिभूतियां क्रय कर ली, तो बदले में जो पब्लिक है भाई, पब्लिक है, इसके पास क्या आएगा बदले में, पैसा प्लस ब्याज, दोनों चीजें आएंगी। तो इसका मतलब पब्लिक के पास तो आ गया पैसा और ब्याज, और आरबीआई के पास आ गया प्रतिभूतियां वापस, यानी कि अब आरबीआई प्रतिभूतियां क्या करेगा, क्रय करेगा, प्रतिभूतियां खरीदेगा, और पब्लिक जो है वो क्या करेगी, बेचेगी, और बेचेगी यानी कि सेल करेगी। तो अब पब्लिक के पास मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो उनकी क्रय शक्ति, जाहिर सी बात है, पैसा आ गया तो भाई खरीदो तो क्या, कुछ चुपचाप थोड़ी बैठोगे तुम, क्रय शक्ति बढ़ेगी, और क्रय शक्ति बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगी, और इससे कीमतों में जो कमी थी वो भी ऊपर आ जाएगी। इसका मतलब जब आरबीआई मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए तो बेच रहा था, ये क्या कर रहा है, इसका मतलब इसका यूज यानी कि प्रतिभूतियों को आरबीआई कब वापस लेता है, जब अर्थव्यवस्था में मंदी हो, अर्थव्यवस्था में क्या हो, मंदी हो, सुस्ती हो या डिफ्लेशन हो, तब आरबीआई मांग बढ़ाने के लिए क्या करता है, इन प्रतिभूतियों को वापस खरीद लेता है और बदले में पैसा दे देता है। इस प्रकार देश के अंदर अर्थव्यवस्था में जो परिमाणात्मक उपाय हैं, उन परिमाणात्मक उपायों में ओपन मार्केट ऑपरेशन सबसे तेज गति से, यानी कि सबसे तीव्र, सबसे फास्ट बाजार को प्रभावित करता है, यानी कि कम समय में ये बाजार को क्या करता है, प्रभावित करता है। लिक्विडिटी, बाजार को मतलब लिक्विडिटी को सबसे जल्दी प्रभावित करता है, तुरंत मार्केट में पैसा इधर उधर हो सकता है सरकारी प्रतिभूतियों या इन प्रतिभूतियों के माध्यम से। तो जो मैंने बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर बताए थे, उनसे तेज गति से ये प्रभाव करेगा, कम समय में ज्यादा प्रभावित करेगा, इसलिए ओपन मार्केट ऑपरेशन आपका यूज किया जाता है, ओपन मार्केट एक्टिविटी भी कहा जाता है। ये थी आपकी कौन सी, प्रत्यक्ष गतिविधि, सॉरी, परिमाणात्मक या मात्रात्मक उपाय। अब ये परिमाणात्मक और मात्रात्मक उपाय के अलावा अब दूसरे उपाय क्या थे आपके बच्चों, सेलेक्टिव या चयनात्मक उपाय, वो भी हम देख लेते हैं। या क्वालिटेटिव, गुणात्मक उपाय, जो साख की दिशा में बदलाव करे। तो जैसे ये बैंक है भाई, ठीक, और इस इसको हम आरबीआई कहेंगे, बैंक नहीं, ठीक है, और ये आपका बैंक कोई भी बैंक हो सकता है, ठीक, और ये आपका पब्लिक। कैसे काम करता है देखो, पब्लिक को बैंक क्या करता है बच्चों, होम लोन देता है, कार लोन देता है, इंडिविजुअल लोन देता है। तो मान लो होम लोन ही दिया, तो होम लोन का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, बल्कि एक
सिंपल सा एक चीज समझने के लिए, बैंक ने पब्लिक को दिया होम लोन, अब आपने होम लोन ले लिया 25 लाख। अब 25 लाख का होम लोन ले लिया तो आपके जो डॉक्यूमेंट हैं पता है आपको, जब तक आप लोन नहीं लगाओगे तब तक आपकी जो रजिस्ट्री है वो कहां पर रहेगी, बैंक में। और आपने 25 लाख का होम लोन लिया ना, तो ये कम से कम आपका जो होम है वो कम से मतलब कि 25 लाख ज्यादा ही है। लोन लोन तो आपने ज्यादा, लेकिन रजिस्ट्री की कीमत जो है ना वो आपकी कम से कम कितने की है, 30 लाख का। यानी कि घर आपका 30 लाख का है, लोन आपको मिला 25 लाख का। कल को आप लोन ना चुकाओ तो कम से कम उसके पास सिक्योरिटी तो है, बैंक के पास प्रूफ कर लेगी और आपका घर गया। तो ये डायरेक्शन कौन देता है, ये एक्स्ट्रा जो है ये आपका आरबीआई इनको क्या करता है, मैनेज करता है। तो किसी भी लोन को देते हैं तो एक जरूरी होता है क्या सिस्टम, कि वाणिज्यिक बैंक ऋण लेने वाले व्यक्ति से सिक्योरिटी में कुछ लेते हैं। यानी कि ये जो सिक्योरिटी ली है ना इसने, ये ज्यादा होगी। और सिक्योरिटी को ही क्या कहते हैं भाई, कम से कम अपनी सेफ्टी लेके चलेगा, इसको बोलते हैं सीमांत आवश्यकता। साख की, और साख की सीमांत आवश्यकता का मतलब है भाई 10% कम दे या 20% कम दे। यानी कि 100 मतलब कि 10 लाख की प्रॉपर्टी पे आप लोन ले रहे हो तो आपको 8 लाख का ही लोन मिलेगा। यानी कि कितने परसेंट हो गई, या फिर 75 लाख का लोन, पीछे 7.5 लाख का ही लोन मिलेगा। प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, लोन कम होगा। तो जमानत के बदले ऋण प्रदान करते हैं, यानी कि जमानत का जो मूल्य है स्वीकृत ऋण से अधिक होता है। तो सिक्योरिटी क्या है, घर। यानी कि देखो ये जमानत का मूल्य है, और जमानत का मूल्य है आपका 30 लाख, जबकि ऋण कितने का है, ये ज्यादा है। तो ऋण कितने का है, 25 लाख का। तो 5 लाख फिर भी आपका मार्जिन लेके चल रहा है, तो इसी को बोलते हैं मार्जिन लेना। तो मार्जिनल नीड्स ऑफ क्रेडिट। अब आरबीआई क्या करता है कि देश के अंदर लिबरल सिस्टम लाना हो तो मार्जिनल नीड्स है भाई, मान लो ये 10% है, तो आरबीआई गाइड देगा कि भाई 10% की जगह अब आप 8% मार्जिन लेके चलो, या 6% मार्जिन लेके चलो। इस हिसाब से अब आपको क्या है, 30 लाख पे 25 की जगह 28 लाख लोन मिल जाएगा, 27 लाख लोन मिल जाएगा। तो ये ऐसे साख की क्या हो जाती है, डायरेक्शन बदल जाती है। और उसमें ये आरबीआई जो है ना, ये भी देख सकता है भी किस क्षेत्र को कितना ऋण देना है। तो आरबीआई यहाँ पर ये भी डिसाइड कर सकता है कि जो साख की सीमांत आवश्यकता है बच्चों, ये क्या बात करती है कि भाई आप देखो, कई बार आपने देखा होगा ये सीमांत आवश्यकता जो है, ये आप कृषि लोन लो तो अलग होगा, पशुओं के लिए लो तो अलग होगा, कार के लिए लो तो अलग होगा, घर के लिए लो तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होती है, और लग्जरी अपार्टमेंट आपको लेना है यानी कि लग्जरी ले लिया, तो इन सब के लिए ये सीमांत आवश्यकताएं क्या होती हैं बच्चों, डिफरेंट होती हैं। इसको हम डिफरेंट कहते हैं। तो किसी जमाने में ब्याज कितने ज्यादा होते थे, आज आपको ब्याज दर कृषि पे सबसे कम मिलेगा, और किसान क्रेडिट कार्ड पे तो लोन ब्याज है ही नहीं। तो अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से ये ऋणों की सीमांत आवश्यकता अलग अलग हो सकती है। ये देश की इकोनॉमी पे डिपेंड करता है, किन लोगों के पास फाइनेंशियल सुविधा है या नहीं है, उनको देने के लिए तो आरबीआई ये इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि भी कृषि और पशु के लिए आपकी जो इस प्रकार की जो ये प्राथमिक क्षेत्र हैं, इसको हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, तो इनके लिए वो ऋणों की सीमांत आवश्यकता कम कर सकता है, बिलो कर सकता है, यानी कि लो कर सकता है। और इनके लिए वो ऋणों की सीमांत आवश्यकता क्या रखेंगे, हाई रखेंगे। यही सीमांत आवश्यकता होती है। तो इनको ध्यान में रखना
आपका सीमांत आवश्यकता या ऋण मार्जिन कहा जाता है। दूसरा क्या होता है, एक चीज ये होगी आपकी, यानी कि ऋणों की सीमांत आवश्यकता। दूसरा होता है साख की राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग, ये क्या होता है बच्चों, ये इसलिए होता है कि आरबीआई इसको डिसाइड करता है। अब दो बैंक है भाई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा, दो बैंक हैं। अब साख की राशनिंग का मतलब क्या होता है, साख को सस्ता करना। कैसा कि ऋण देने की अधिकतम सीमाएं निर्धारित करता है आरबीआई। देने की अधिकतम सीमाएं निर्धारित करता है। ये कैसे करता है निर्धारित, कि जो भी बैंक हैं पब्लिक, पीएनबी हो भाई चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, ये कहता है कि भाई इसको आप बांट लो प्राथमिक क्षेत्र, जिसको हम कृषि खनन या प्रारंभिक क्षेत्र कहते हैं, और दूसरा संगठित या अन्य क्षेत्र। जिसमें आपका आपका इंडस्ट्री और सर्विस आ गया, ये भी लगा सकते हैं। तो आरबीआई इनको डायरेक्शन देता है कि भाई आप जितना भी, आप मान लो आपके पास 100% पैसा आपको उधार देना है, 100 रुपए ही मान लो, तो कम से कम 40% इसको दोगे और 60% इसको दोगे। ये इसके लिए भी लागू होगा, 40% प्राथमिक क्षेत्र को देना है और 60% आप किसी और को, यानी कि 100 रुपए अगर आप ऋण देते हो तो आप 40 कृषि क्षेत्र को दो भाई, अदर काम नहीं चलेगा। और प्राथमिकता प्राप्त यानी कि कृषि है, पशुपालन है, हॉर्टिकल्चर है, एपीकल्चर है, और इसमें 18% शुद्ध कृषि को देना है। यानी कि 40 का भी एक नियम और बना दिया कि इसका 18% सीधा सीधा किसको दोगे, आप कृषि क्षेत्र को दोगे। तो इस प्रकार आरबीआई ने निर्देश देकर साख की दिशा बदल दी, क्योंकि भाई बैंकों का आदत क्या, अधिक से अधिक लाभ कमाना, ब्याज कमाना। तो बैंक तो किसको देंगे, बड़े बड़े नाड़ को देंगे, उद्योगपति देंगे। अब बार बार चिल्लाते रहते हैं अडानी को बेच दिया, अंबानी को बेच दिया, ये फलाना लोन लेगा, धकड़ा लोन लेगा। तो बैंक तो अधिक से अधिक ब्याज किसको कमाएंगे, जब मोटा ऋण जाएगा और बड़े बड़े उद्योगपतियों पे जाएंगे, तो उनकी आदत तो कहाँ जाएगी, वहां। लेकिन दे फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है, वित्तीय समावेशन करना है, सभी लोगों को बिना भेदभाव के बैंकिंग सुविधाएं देनी है, वित्तीय सुविधाएं देनी है। तो ये गाइडेंस कौन करेगा, आरबीआई करेगा, और सबको निर्देश देगा कि भाई कोई भी बैंक 40% से नीचे आप प्राथमिक क्षेत्र को नहीं दोगे। तो ये साख क्या, और दूसरा कम ब्याज दर पर दोगे, तो कम ब्याज दर पर देंगे, ऋणों का मार्जिन कम रखेंगे, तो इसका मतलब उसकी साख की क्या हो जाएगी, आपकी राशनिंग हो जाएगी। तो बैंक द्वारा ऋण देना की सीमाएं निर्धारित की जाती हैं, साथ ही उनकी रेट भी निर्धारित की जाती है। तो प्राथमिक क्षेत्र को इतना और बाकी क्षेत्र को आप इतना दो, और जो इस बात को फॉलो करेगा, कल को आरबीआई के पास ऋण देता है तो आरबीआई ये भी देखेगा भाई किसने मेरी बातों को ढंग से फॉलो किया, तो उसको सस्ता ब्याज दर देगा, सस्ते ब्याज पे लोन दे देगा। तो कहते हैं ना, जो बच्चा कहना मानता है तो माँ बाप उसी को पारितोषिक देते हैं, और जो बच्चा कहना नहीं मानता माँ बाप उसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं ताकि ये कहना माने आगे। तो यही चीजें यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में समझाई। तो एक है साख की राशनिंग, एक वो। अब कोई बैंक इसका कहना ना माने, ये चीज आरबीआई की ना माने, तो आरबीआई थोड़ा सा दो काम और कर सकता है। दो काम और कर सकता है क्या, एक तो करता है नैतिक प्रचार। अब नैतिक प्रचार में क्या आएगा कि आरबीआई समय समय पर बच्चों क्या करता है, अपनी रिपोर्ट, पॉलिसी क्या करता है, प्रकाशित करता है। जैसे आपकी मुद्रा नीति ही लगा लो, अपनी गाइडलाइन प्रकाशित करता है ताकि बैंक उसको फॉलो करें, और फॉलो करना ही उनकी नैतिक ड्यूटी है।
तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया कि समय समय पर आरबीआई देखता भी देश को, देखो भाई मौद्रिक नीति ऐसे करो, मैं चाहता हूँ देश में मंदी है तो मनी सप्लाई थोड़ी सी बढ़े तो आप ब्याज दर थोड़ी कम रखो। और फिर आरबीआई दूसरी कंडीशन आ जाए, भी मैं चाहता हूँ कि देश के अंदर कीमतें बहुत बढ़ी हुई हैं तो कीमत थोड़ी नीचे आए इसलिए सप्लाई कम करो। तो उसी हिसाब से आरबीआई गाइडलाइन, अपने उद्देश्य, अपनी पॉलिसी पब्लिश करता रहता है, मंथ के हिसाब से भी या 2 महीने के हिसाब से भी। तो ऐसे नैतिक दबाव डालता है, तो विचार विमर्श करना, डिस्कशन करना, मीटिंग करना, गाइडलाइन के हिसाब से ये नैतिक प्रचार करता है। तो ये आपको मुझे फॉलो करना है। नहीं करे तो, अब ये बैंक ना माने, अपनी मर्जी से लोन दे ही ना किसानों को, प्राथमिक क्षेत्र को, तो फिर लेता है ये प्रत्यक्ष कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन। ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट। डायरेक्ट एक्शन में क्या करेगा, कोई बैंक कहना नहीं मान रहा है तो पहला क्या करेगा, या तो उसका लाइसेंस क्या कर देगा बच्चों, रद्द कर देगा, और दूसरा उसके ऊपर आर्थिक जुर्माना भी लगाएगा। यानी कि कोई बैंक यदि नॉर्म्स को पूरा नहीं करता है तो उसके खिलाफ बैंक, आरबीआई क्या कर सकता है, आर्थिक जुर्माना भी, फाइनेंशियल पनिशमेंट भी दे सकता है। ये है आपकी क्या, प्रत्यक्ष कार्रवाई। तो इस प्रकार आपकी बैंकों के, आरबीआई की मुद्रा नीति के जो सेम है पॉइंट, वो आपके ध्यान में रखना पड़ता है। तो कुछ बैंक जो हैं आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराते हैं, वीजा कार्ड उपलब्ध कराते हैं। तो उनकी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आपको कुछ, जैसे पीएसओ, पी पॉइंट ऑफ सेल भी होता है, जहां आप वो क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो, कहीं भी जाओ अपना एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड आप यूज करो, तो उसमें बांटा जाता है। तो कई व्यापारी ग्राहकों से ये शुल्क वसूलते हैं। जैसे आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया, एटीएम कार्ड यूज किया, तो उसके ऊपर कहीं जगह शुल्क लिखा होता है पॉइंट ऑफ सेल पर, उसको बोलते हैं एमडीआर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। तो एक समिति बनी थी बच्चों, रतन पी वातल समिति 2018 में, कि 2000 रुपये से ऊपर नकदी रहित खरीद पर उपभोक्ता को कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। 2000 से ऊपर आप ऑनलाइन परचेजिंग करते हो आपके वीजा कार्ड से, मास्टर कार्ड से, डेबिट कार्ड से, तो उसको एमडीआर बोलते हैं, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। तो ये ज़्यादा अपने इम्पोर्टेंट नहीं भी है। अब थोड़ा सा हम शाख निर्माण का हम बात बता चुके हैं, कौन सी गतिविधियां हैं, कौन सी नीतियां हैं, कुछ अन्य एस्पेक्ट और भी हम देखेंगे। एक 4D कंसेप्ट ऑफ बैंक है बच्चों। फोर डी कंसेप्ट ऑफ बैंक, कई बार ऐसे थोड़े से हटके क्वेश्चन आ जाते हैं। 4D कंसेप्ट ऑफ बैंक क्या है, वित्त मंत्रालय ने 2015 से ये लागू किया, क्योंकि भाई नीरव मोदी के झटके देख लिए थे, ललित आपके और दूसरे कौन से हैं वो जो पैसा ले गए, 9,000 करोड़ लेके गायब हो गए। तो वित्त मंत्रालय ने 2015 में ये जारी किए, क्योंकि 2014 से पहले हमारे देश में ये जलवे दिखा चुके थे। नीरव मोदी का था, एक वो कौन था जो पैसे लेके गायब हो गया। तो 4D कंसेप्ट किस लिए दिया, कि बैंकिंग क्षेत्र के सुस्पष्ट विकास के लिए। तो इसमें 4D हैं, ये 4D किससे हैं, एक आपकी है, यानी कि जो डी है, इस डी के 4 कंसेप्ट बन जाते हैं बच्चों, इसको 4D कहते हैं। तो पहला आपका क्या है, डीरेगुलेशन, यानी कि डीरेगुलेट, विनियंत्रण, दूसरा डी है आपका डिफरेंशिएट, भिन्नता, मतलब कि वो यूं देखे भी कौन सा व्यक्ति लोन लेने के लायक है या नहीं है, सबको एक लाठी से न आंकना। और तीसरा है डाइवर्सिटी, विविधता, विविधता में यही हो जाएगा कि भाई सबके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ना हो, क्षेत्र के हिसाब से ब्याज दरें हो। और फोर्थ है डिसेंटर, डिसेंटर मतलब पुनः फोकस करना,
फिर यानी कि ये क्या कह रहा है कि जो आपसे गलतियां हो रही हैं उनको आप सुधारो। तो ये एक हिसाब से किसके ऊपर काम कर रहे हैं कि बैंक अपना काम अच्छे से करे। ये 4D कंसेप्ट आपके आए थे। तो एक बार आपसे मान लो क्वेश्चन आ जाए कि 4D में कौन सा शामिल है, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन दे देंगे वो ऑप्शन आप में। तो डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पर नहीं आएगा। डीरेगुलेशन यानी कि नियमों में थोड़ी सी ढील देना। दूसरा क्या है, भिन्नता, डिफरेंशिएट, यानी कि अलग अलग ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए उसी हिसाब से बिहेव करना लेकिन सभ्य हो। और तीसरा डाइवर्सिटी, ब्याज दरों में उसी हिसाब से जिस हिसाब से आपने ब्याज इस क्षेत्र के लिए दिया है। और डिसिंटर का मतलब है अपनी कमियों को ठीक करना। तो 4D कंसेप्ट किस लिए आया था, ताकि बैंक अच्छे से काम कर लें। राष्ट्रीयकरण हम आपको बता चुके हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, कैसे हुआ। मौद्रिक नीति के उद्देश्य हम बता चुके हैं कि देश का विकास करना, संसाधनों का पूर्ण यूज करना, पूर्ण रोजगार प्राप्त करना, कीमतों में बैलेंस बनाए रखना, उतार चढ़ाव को ठीक रखना, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को मैनेज करना, आर्थिक चक्रों को बैलेंस रखना, बैलेंस ऑफ पेमेंट को सही करने में योगदान देना। ये सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं। अब थोड़ा सा हम बैंकिंग क्षेत्र में एक सबसे इम्पोर्टेंट है, कुछ समितियां और कुछ सुधार और कुछ समस्याएं भी हैं। थोड़ा सा हम बैंकिंग क्षेत्र में सुधार देख लेते हैं बच्चों। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार में सबसे इम्पोर्टेंट आता है बच्चों नरसिम्हम समिति। ये जो नरसिम्हम समिति है ये बड़ी कंफ्यूज करती है बच्चों को कि एम नरसिंघम समिति, नरसिम्हम बोलो या नरसिंघम, एम नरसिंघम समिति सीधा यही लिख देते ताकि कंफ्यूज न हो। एक नरसिम्हम है, ये दो समितियां थी बच्चों। एक 1991 और एक 1998। दो समितियां आपकी नरसिंघम समिति के हिसाब से मानी जाती हैं। अब पहली जो 1991 में आई है बच्चों, ये है वित्तीय सुधार, यानी कि इनका कंसेप्ट बड़ा था। और दूसरी थी आपकी प्योर और प्योर सिद्धि, बैंकिंग और भारतीय वित्तीय तंत्र दोनों, यानी कि बैंकिंग सुधार। तो वित्त में तो आपका थोड़ा सा मामला बड़ा आ गया बच्चों। वित्तीय क्षेत्र थोड़ा सा, क्योंकि बैंक, मार्केट, सब शेयर मार्केट सब शामिल करता है। तो जो पहली समिति आई थी वित्तीय प्रणाली 1991 जून 1991 में आती है। एक आपकी जो समिति है वो अलग है, जिसमें जीपीएल मॉडल 24 जुलाई इसी के आधार पर आपका शुरुआत होता है 24 जुलाई को। वो आपका अलग से मामला है, वो हम फिस्कल पॉलिसी में कराएंगे। इसने अपनी रिकमेंडेशन दिसंबर 1991 में दी। सिफारिशें कब दी, दिसंबर 1991 में अपनी सिफारिश दी। और गठन कब हुआ, जून 1991। तो बैंकों की आर्थिक कार्यकुशलता और मेन पॉइंट था क्या बच्चों, बैंकों को स्वायत्तता देना। थोड़ी सी उनकी पावर बढ़ा दो ताकि वो अच्छे से काम करें, कि बैंकों को कुछ डिसीजन लेने के अधिकार होने चाहिए, स्वायत्तता देने चाहिए। और
दूसरा एनपीए जो है हमारा वित्तीय संस्थाओं का निरीक्षणात्मक कार्य की यानी कि जांच संबंधी बैंकों को निरीक्षण करने की है कि कहाँ खामियां हैं, कहाँ कुछ डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए। और कैपिटल आउटपुट रेशियो जो कैपिटल एडुकेसी रेशियो है वो एक हम बताएंगे आपको CAR बोलते हैं, पूंजी पर्याप्तता अनुपात। पूंजी पर्याप्तता अनुपात 8% हो, यानी कि आप 100 रुपये उधार देना चाहते हो तो कम से कम 8% पूंजी आपके पास पर्याप्त रूप से होनी चाहिए सामान्य भाषा में। और SLR में कमी करना, जो आपकी 40% होती थी उसको कम करो ताकि बैंकों के पास ज़्यादा उधार देने का पैसा हो। और पांचवा इसमें था बच्चों लाइसेंस पॉलिसी को समाप्त किया जाए। जो उद्योगों को लाइसेंस या बैंकों को जो लाइसेंस दिया जाता है, लाइसेंस पॉलिसी क्या हो वो समाप्त हो। ये कुछ बातें आई थी आपकी वित्तीय क्षेत्र को सुधार करने के लिए और बैंकों को आधुनिक अपडेट किया जाए, नई टेक्नोलॉजी लेके आओ, ये एक पॉइंट ये था। तो 4 स्तरीय बैंकिंग संरचना की बात करता है। देखो बैंकिंग संरचना ये भी है और ये भी है, कंफ्यूज मत होना। तो इसको हम बैंकों से ही ज़्यादा मेन पॉइंट मानते हैं बच्चों। तो बैंकों को 4 स्तरीय बैंक का जो लेवल हो 4 लेवल का हो, और ये 4 लेवल कौन से हो? अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, जिला यानी कि जिला स्तर पर हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो, या जिले में हम क्षेत्रीय या स्थानीय। क्षेत्रीय या स्थानीय यानी कि बैंक 4 स्तर के संरचना बनाओ। खाली भाई बड़े बड़े राज्यों में बैंक हो, गांव तक पहुंचे तभी तो आपके RRB होते थे, रीजनल रूरल बैंक। अब वहां सब जगह बैंक जाएंगे तो RRB की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वही रिजल्ट हो रहा है कि सब जगह बैंक है तो RRB की जरूरत है ही नहीं। तो दूसरी थी आपकी पूंजीगत खाते में, यानी कि आपका जो कैपिटल अकाउंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 अकाउंट होते हैं बच्चों, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो जो पूंजीगत खाता है उसमें रुपए की पूर्ण खरीदनीयता के लिए वित्तीय तंत्र को अधिक, यानी कि थोड़ा सा हम यहाँ कर देते हैं, ये थोड़ा सा हम चेंज कर दें, यहाँ प्योर आपका क्या हो जाएगा बैंकिंग, और इसको हम थोड़ा सा ताकि आप कंफ्यूज ना हो वित्तीय क्षेत्र सुधार। इसमें क्या किया था कि जो पूंजीगत खाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, पूंजीगत खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता, पूर्ण परिवर्तनीयता यानी कि जो शेयर मार्केट में फ्रीली रुपए को डॉलर में, डॉलर को रुपए में, पूंजीगत खाते का मतलब जो पूंजी का आना जाना। और करंट अकाउंट होता है वस्तुओं और सेवाओं का आना जाना विदेशों में। तो यहाँ ये कहते हैं कि पूंजीगत खाते में अगर रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय करना है तो आपको कुछ सुधार करने पड़ेंगे, कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी, तभी आप ये लागू कर सकते हो, अदरवाइज लागू नहीं कर सकते। तो वहां पर क्या था कि बैंकों को अधिग्रहण की अनुमति, यानी कि बैंक अपने हिसाब से क्या हो, क्या सुधार किया कि बैंक जो है अपने हिसाब से विलय या अधिग्रहण करें। ठीक है। दूसरा, लघु बैंकों को बढ़ावा दिया जाए। लघु बैंकों को क्या करना? प्रमोट करना।
और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट था एनपीए, नॉन परफॉर्मेंस एसेट कम हो, यानी कि जो लोन खराब हो जाते हैं वो ज़्यादा न हो, लोन सोच समझ के देना। और इक्विटी शेयर, जब पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, जो पब्लिक सेक्टर के बैंक थे जिनमें 50% पूंजी हो, उनकी जो शेयर है वो सिर्फ 33% तक हो। इस प्रकार की बातें आपकी मोस्टली इनमें आई, तो ज़्यादा हमें इसमें करना नहीं है। दो चार बातें थी वो बता दी कि किस प्रकार 98 की जो नीति है वो वित्तीय तंत्र को कैसे सूक्ष्म, अधिक सादा, सफल बनाने के काम कर रही है, और 91 की नीति है वो आपकी वित्तीय प्रणाली पर, बैंकिंग स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रही है। तो दोनों आपके बैंकिंग और वित्तीय सुधार से ही। तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार में 1991 की भी नीति नरसिंहम है और 1998 की भी आपकी क्या है, नरसिंहम समिति है। तो ये ध्यान रखना, दोनों आपकी नरसिंहम है। अब इसके अलावा आती है गोरीपैया समिति, अलग से आपकी 1990 में गोईपोरिया कमेटी। गोईपेरिया समिति 1990 में, इसमें बच्चों क्या हुआ था, इस समिति के द्वारा बैंकिंग लोकपाल योजना शुरू किया। बैंकिंग ओम्बुड्समैन बोलते हैं जिसको, ओम्बुड्समैन सबसे पहले स्वीडन में शुरू हुआ था, जो आपके प्रशासन से संबंधित है। लोकपाल बिल जब पढ़ते हो तो बैंकिंग लोकपाल योजना का मुख्य उद्देश्य था कि क्या, ग्राहकों की शिकायतें निपटाने के लिए, क्योंकि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, भेदभाव तो नहीं है, कोई खातों में गड़बड़ तो नहीं है, तो ग्राहकों की शिकायतें दूर करने के लिए जो आपकी कमेटी आती है वो आती है MN गोईपोरिया, यानी कि पूरा नाम क्या है इनका, MN गोईपोरिया। और ये जो अपनी रिकमेंडेशन है, सिफारिश है, वो 1991 में प्रेजेंट करती है, और 1990 में इसका क्या होता है, गठन होता है। और बैंकिंग लोकपाल योजना इसी के बेस पर आपकी कब बनती है, 15 सितंबर 1995। तो 15 सितंबर 1995 को बैंकिंग लोकपाल योजना आती है, तो गोईपेरिया समिति की सिफारिश पे आती है, और इसी के आधार पर बैंकिंग लोगों को, यानी कि लोग संतुष्ट हो, सेटिस्फाई हो बैंकिंग एक्टिविटी से। दूसरा है वर्मा समिति 1996, उससे अगली वर्मा समिति 1996 थी, बैंकिंग पुनः संरचना, यानी कि बैंक की जो संरचना है भाई वो ठीक करो, बैंकों के स्ट्रक्चर को अपडेट करो। भाई 1998 96 की बात है, दुनिया भर में कंप्यूटर के सिस्टम चल रहे हैं, और इसने अपनी रिपोर्ट 1999 में प्रस्तुत की, और 1999 तक तो भारत में 1994 पहली बार मोबाइल आ ही गया था कलकत्ता में, और कंप्यूटर भी आपका आ रहा है। तो 1999 में प्रस्तुत की, तो यूको बैंक, इंडियन बैंक और यूनाइटेड बैंक के कमजोर घोषित किया इसने, और पुनः पूंजीकरण, रिकैपिटलाइजेशन की जो जमीन खिसक रही है ना, पैसे नहीं है, इनको कुछ पूंजी की सुविधा दो, तो रिकैपिटलाइजेशन की बात करता है, बैंकिंग संरचना में कैसे सुधार किया जाए, पुनः पूंजीकरण, यानी कि उनकी पूंजी बढ़ाओ भाई किसी तरह। तो रिकैपिटलाइजेशन की बात करता है कि बैंकों के पास जो पैसे की कमी है वो न होने दो, चाहे सरकार कुछ कदम उठाए, चाहे RBI कुछ कदम उठाए। अगली है दामोदरन समिति 1911, सॉरी 2011। आपसे क्वेश्चन कैसे आएंगे, मिलाना पूछ लेंगे, विषय दे देंगे और समिति दे देंगे, या फिर ये समिति किससे संबंधित है, इस टाइप का क्वेश्चन दे देंगे। तो दामोदरन समिति, S दामोदरन, ये सेबी के पूर्व अध्यक्ष थे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष।
तो कई बार ऐसे भी पूछ लें कि सेबी के पूर्व अध्यक्ष के नाम से कौन सी समिति गठित हुई, तो 2011 में, और रिपोर्ट दी अगस्त 2011 में। इससे संबंधित थी। अब ऐसे ही तो क्वेश्चन बनते हैं कि इनका फील्ड क्या था, विषय क्या था, या किस टॉपिक पे इन्होंने बात की। तो दामोदरन समिति थी बच्चों, ये थी आम जनता की टिप्पणियां आमंत्रित की गई कि बैंकिंग सेवाओं में सुधार हेतु इसने अनुशंसा की, भाई आम जनता की राय पूछो कि तुम बैंक में क्या चाहते हो। तो बैंकिंग सेवाओं में सुधार हेतु इसने क्या सिफारिश की, आम जनता की राय, आम जनता की राय जानो। और आरबीआई ने फिर इसको एक्सेप्ट भी किया, और आरबीआई ने आम जनता की राय पूछी, मांगी, भाई तुम क्या चाहते हो। तो आम जनता की राय में आयोग टिप्पणियां आमंत्रित की, भी आप बताओ। जैसे आपके यहाँ शिकायत पेटी का देखी होती है ना, बैंकों में जाते हो, सरकारी ऑफिस में जाते हो, शिकायत पेटी का, सुझाव पत्रिका लिखी होती है, जहां आप सुझाव भी नहीं डालते लेकिन डिमांड बहुत करते हो, ये है यार, वो है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये लंच हो गया। पता है बैंकों में लंच टाइम कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी बैंक जो है लंच करके बैठ जाते हैं। कहीं भी सर्टिफाई नहीं होता कि बैंक का लंच टाइम है। जहाँ खाने का टाइम मिला खा लो, नहीं मिला तो काम करो, लेकिन फिर भी आपको आधे घंटे के लिए, पौने घंटे के लिए मूर्ख बनाया जाता है, क्योंकि जनता जागरूक नहीं है। हाँ, खाना खाना तो एक स्टाफ, जैसे 8 लोग स्टाफ में हैं तो एक एक करके खा लो, लेकिन वो सारे के सारे बंद कर देते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या किया था कि जो मिनिमम बैलेंस है, लोगों ने कहा कि भाई आप कहते हो कि सबको सुविधा मिलनी चाहिए, हमारे पास पैसा है ही नहीं जी, और आप मिनिमम बैलेंस 1000 रुपये करके बैठ देते हो। तो जो मिनिमम बैलेंस की जो शर्त है, इसको क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। ये बात उठती है दामोदरन, यानी कि दाम कब होंगे, जब मिनिमम बैलेंस खत्म होगा। अब दाम तो है ही नहीं, ऊपर से तुमने मिनिमम बैलेंस बना दिया, तो दामोदर से दाम, और दाम से बैलेंस, और बैलेंस है नहीं तो किस बात का बैंक। ठीक है, अगली है बिमल जालान समिति 2013। ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, भूतपूर्व गवर्नर हैं ये आरबीआई के। तो जिनको पता होगा उसी को तो ऐड बनाएंगे। आरबीआई के ये गवर्नर रह चुके हैं बिमल जालान, और अक्टूबर 2013 में ये कमेटी बनती है। इसने क्या कहा, दो दो तीन तीन बातें बताए रहे सबकी, ताकि क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। जो उच्च स्तरीय समिति थी, बैंकों की स्थापना हेतु लाइसेंस दिए जाने की समीक्षा, यानी कि लाइसेंस कैसे दिए जा रहे, सिफारशी को तो नहीं दिए जा रहा है, पैसा दे दिया उसको तो नहीं दिया जा रहा, लाइसेंस दिए जाने की समीक्षा की जाए। यानी कि जो लाइसेंस दे रहे हैं ना आरबीआई, वो भाई उसका बेस क्या है, उसके पैरामीटर क्या है, क्या वो पैरामीटर फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्या वो मानदंड फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ऐसे में इन चीजों को स्वीकार किया गया, और 25 फरवरी 1914 को इसने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट टू आरबीआई 25 फरवरी 2014। अभी तक सरकार नहीं बदली है, सरकार बदलेगी तो ही काम होगा। तो एक आपकी क्या होगी, बिमल जालान समिति। एक एक समिति को मैं अलग अलग बता रहा हूं आपको, ताकि आपका कोई क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ जाए तो गलत न हो। तो जालान कैसे याद रखोगे, देखो थोड़े थोड़े कोड भी, उन नियमों को जला दो जो साफ सुथरे नहीं, उन नियमों को जला दो जो ढंग से पैरामीटर फॉलो नहीं करते, लाइसेंस, उस लाइसेंस को जला दो अगर वो साफ सुथरा लाइसेंस नहीं। याद रह जाएगा, बस यही चीजें होती हैं। यार नेक्स्ट है उर्जित पटेल समिति।
उर्जित पटेल समिति का काफी क्वेश्चन बनता है बच्चों। मौद्रिक नीति के ढांचे का विश्लेषण करना। जो पूरी मॉनेटरी पॉलिसी है ना आपकी, इसका ढांचा कैसा है। यानी कि जो आप संकुचनवादी और विस्तारवादी मौद्रिक नीति बनाते हो साहब, वो कितनी ठीक है। क्या उससे महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, देश के विकास में कोई फायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उर्जित पटेल समिति 2014-15 में ही भारत सरकार जब चेंज हुई उसके आधार पर बनाई गई थी। उर्जित पटेल इसके अध्यक्ष थे और इसने कहा था कि सीपीआई पर आप मुद्रास्फीति का अनुमान लगाओ। तो आपको पता होगा कि जो हमारे जो इन स्फीति है वो पहले डब्ल्यूपीआई के बेस पर लगती थी। स्फीति या कीमत वृद्धि का अनुमान या मापन आप इस बेस पे करो भाई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेस पे करो, डब्ल्यूपीआई को छोड़ दो। तो 2014 से आपको समझाया था हमने कि भारत में मुद्रास्फीति का मापन क्या करता है, आरबीआई अब सीपीआई के बेस पर करता है। दूसरा, जो डब्ल्यूपीआई है उसको 2 वर्षों में 6% पर लाया, यानी कि डब्ल्यूपीआई बेस पर जो मुद्रास्फीति है, होल प्राइस इंडेक्स जो मुद्रास्फीति है, उसको 2 वर्षों में, अगले 2 वर्षों में कितना कंट्रोल करना है। जो 10% से भी ऊपर हो गई थी, 12% हो गई थी, वो 6% पर और फिर 4% की क्रमशः है। पहले उसको 6% पे लाओ और फिर उसको 4% पर लेके आना है। यानी कि नॉर्मली तो आप मुद्रास्फीति मापोगे अब सीपीआई बेस पर, और जो अभी 8% जो डब्ल्यूपीआई पर है उसको 6% लाओ, फिर आप उसको 4% पर लेके आओ। और कृषि ऋण पर ब्याज सब्सिडी दी जाए तथा राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 3% तक लिया जाए। यानी कि एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट क्या है, कृषि ऋण ब्याज पर सब्सिडी, और चौथा है जो फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा, वो जीडीपी का 3% 2016-17 तक। लेकिन अभी भी ये 3.5% के आसपास है, अभी भी ये 3% नहीं आया। तो ये आपकी समिति थी इम्पोर्टेंट। और एक है नचिकेता मोर समिति जो आजकल चर्चा में है, आपने पेटीएम सुना होगा, पेटीएम का कांड था, पेमेंट बैंक जो हो, नचिकेता मोर समिति, ये बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, काफी। 7 जनवरी 2014 को इसने अपनी सिफारिश पेश की। सात जनवरी 2014 को इसने अपनी रिपोर्ट दी। क्या थी ये कि जो गठन तो हुआ था इसका सितंबर 2013 को, और इसने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहा था कि सभी को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना, यानी कि एक हिसाब से फाइनेंशियल इंक्लूजन, देश के सभी लोगों के बैंकिंग सुविधा से जोड़ना। तो बैंकिंग सुविधा जोड़ने का मतलब क्या हुआ भाई, बैंकिंग सुविधा से जोड़ने का मतलब तो यानी कि सभी के अकाउंट हो, है ना, यही तो हुआ।
सभी के अकाउंट हो। अब सभी के अकाउंट होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका वित्तीय समावेशन की बात कर रही है, क्योंकि घुमा के भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना आपका। बात तो यही हुई नचिकेता मोर की कि भाई सभी का बैंक में अकाउंट हो और सभी का वित्तीय खाता हो, तो 2016 तक, कब तक हो, 1 जनवरी 2016 तक। इसलिए प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू हुई, याद हो आपको, 2015 में, जिसमें 35 करोड़ लोगों के अकाउंट खोले गए, इसीलिए वो पॉइंट हो। और दूसरा, 15 मिनट की दूरी पर बैंक शाखा हो, यानी कि 15 मिनट पैदल दूरी, आप जाओ और आपका बैंक हो। क्योंकि नजदीक बैंक होगा तो आपके काम अच्छे से हो जाएंगे। 15 मिनट पैदल दूरी पर आपकी बैंकिंग की क्या हो, शाखा हो। और गरीब को ऋण मिले। अभी तक सिर्फ बड़े बड़े धनाढ़ियों को ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका, क्योंकि 2014 से पहले गुल खिल चुके थे हमारे देश में, लोन ले लेके लेटर ऑफ क्रेडिट के बेस पे मिल जा रहा था। और बीमा की कम प्रीमियम पर बीमा सुविधाएं मिले गरीब को। प्रीमियम का मतलब क्या, तो पहली जो किस्त होती है, तो कम प्रीमियम पर बीमा सुविधा। तो गरीबों को ऋण भी मिले और बीमा सुविधा भी मिले, और कम ब्याज दर पर ऋण मिले और कम प्रीमियम पर बीमा सुविधा मिले। एक और इंपॉर्टेंट, आधार नंबर पर अकाउंट जुड़े। जो खाता खुलेगा वो क्या कहता है कि ये जो भी खाते खुलेंगे ये आधार नंबर से लिंक हो। अब आप देखो कितनी बार ये कोशिश हो रही है कि जो आपके अकाउंट हैं, कितनी बार सरकार कहती भी आधार कार्ड से अपडेट करवा अपने अकाउंट को, ताकि फर्जी अकाउंट का पता चले। तो आधार लिंक से आपका बैंक खाता जुड़े हो। और जो एनबीएफसी हैं, जो आम जनता से डीलिंग नहीं करते थे, अब आपके पास जो एनबीएफसी के लोन, आपका कोई आपकी स्कीम चल रही है, आपकी जो पॉलिसी चल रही है, उसके 75% अमाउंट तक आप लोन ले सकते हो। वो इसी के आधार पर हुआ, पहले वो लोन देने की सुविधा उसमें नहीं थी। तो एनबीएफसी को एजेंट के रूप में काम की अनुमति मिले। सबसे इंपॉर्टेंट, एनबीएफसी को एजेंट के रूप में क्या मिले, अनुमति मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। अब गरीब और छोटे उद्यमियों को ऋण देने की बात हो तो पेमेंट बैंक खोले जाए। गरीब व छोटे उद्यमी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री, माइक्रो इंडस्ट्रियों को क्या मिले, ऋण मिले। और ऋण के लिए क्या खुला जाए, पेमेंट बैंक, यानी कि वहां पर वहीं उनको लोन मिल जाए। और भारत के इसी आधार पर आपका क्या बनता है, पेटीएम पेमेंट बैंक बना था, जो अभी जिस पर जुर्माना लगाया गया है जनवरी के आसपास। तो उसने मापदंडों को फॉलो नहीं किया, कुछ नियम्स होते हैं, तो आपका जो पेमेंट बैंक बनता है, पेटीएम आपका पहला पेमेंट बैंक था, जिसके कारण जनता को, यानी कि कुछ डिस्क्लोजर करना होता है, कई नियम होते हैं, नियम फॉलो नहीं किए, जनता के साथ धोखाधड़ी करी या आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया, तो आपका मामला खराब हो जाएगा। एक है इंद्रधनुष योजना। तो ये थी आपकी नचिकेता मोड़, यानी कि पूरी इकोनॉमी को ही नचा दिया इसने। गरीबों को पैसे दो, पैसे कब मिलेंगे, लोन दो, लोन कहाँ मिलेंगे, अकाउंट खोलो, अकाउंट को कैसे धांधली ना हो तो आधार कार्ड से जोड़ो, सब कुछ हिला दिया, सब कुछ नाचने लगा। इसलिए इसको नचिकेता मोर, मोर नाच रहा है, पैसे दो वो मोर नाचेगा। तो ये पैसा दो गरीबों को भाई, ताकि गरीबों को ऋण मिले, बीमा सुविधा मिले, वित्तीय समावेशन करो, खुशी से नाचेंगे।
और पेमेंट बैंक दे दो, एजेंट बनाओगे तो ये एजेंट का ही काम करेगा, ताकि लोगों को कुछ सुविधाएं मिल जाए। आगे समझ में। नेक्स्ट, इंद्रधनुष योजना। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो इसमें 7 पॉइंट भी होंगे। वो 7 पॉइंट कौन से हैं? यानी कि इंद्रधनुष जो योजना है 7 सूत्रों पे काम करती है। अब 7 सूत्र कौन से हैं? नियुक्तियां ठीक ठाक होती रहे, ठीक से नियुक्तियां हो बैंकों में। अगर नियुक्तियां नहीं, स्टाफ कम जाएगा। बैंक बोर्ड ब्यूरो, एक बोर्ड हो बैंकों के पास जो जांच करता रहे। तीसरा, यानी कि 2 हो गए, 7 रंग बताने हैं, 7 सूत्र बताने हैं। तीसरा, पूंजीकरण, यानी कि बैंकों की पूंजी जो है वो कम न पड़े। चौथा, सशक्तिकरण, बैंकों को नियम स्वायत्तता दो। बैंकों के पास पावर बढ़े, सशक्तिकरण। पांचवा, जवाबदेही की योजना, यानी कि बैंक अकाउंटेबल हो, ग्राहकों को अच्छी सुविधाएं न मिले तो बैंक की जवाबदेही सुनिश्चित करो। यानी कि बैंकों को पावर तो दो, लेकिन ऐसा नहीं कि बैंक कुछ जवाबदेही ना करें। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 आपका है प्रशासनिक सुधार, यानी कि बैंकों का जो मैनेजमेंट है वो ठीक हो। पहले अधिकारी आपने देखा हो, हमारे यहाँ जब तक फिंगरप्रिंट वाला मामला नहीं आया तो 10 बजे का ऑफिस है, अरे 11 बजे तक कोई आ ही नहीं रहा, कोई संभाल ही नहीं रहा। कस्टमर वो बेचारे लाइन में खड़े हैं, भाई साहब तो चाय पी रहे हैं, भाई साहब तो अभी आए ही नहीं है, बाबूजी तो अभी आए ही नहीं है, क्या करोगे, बैठे रहो। और एक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर दबाव हटाना, सरकार का ज्यादा इंटरफेयर नहीं हो, इंटरफेयर कम करो। सरकार का जो दबाव रहता है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं उन पर से दबाव हटाना। दबाव यही है कि भाई सिफारशी आ गया, लेटर ऑफ क्रेडिट ले आया, तुरंत लोन मिल गया। आप और मेरे जैसे जाएं, बैठे रहो, भाई साहब राशन कार्ड में गड़बड़ है, ले जाओ वापिस लाना। अगले दिन आप 10 दिन में आप राशन कार्ड ठीक रहा है, अरे यार कटिंग है, कटिंग ये नहीं चलेगी, दोबारा लाओ, फिर आपके 10 दिन लग गए। फिर आपका अच्छा एड्रेस प्रूफ नहीं है, फोटो मैच नहीं हो रही, गारंटर कौन है, कितने धक्के खाने पड़ते थे। ये चीजें होती थी। आज बैंक वाले खुद आ रहे हैं, भाई साहब अकाउंट खुलवा लो ने, होता ना ऐसा। क्रेडिट कार्ड वाले मेट्रो में जगह जगह फोन, क्रेडिट कार्ड लीजिए, क्रेडिट कार्ड लीजिए। कितना कुछ बदल तो गया। पहले कभी सोच सकते थे 20 साल पहले बैंक और वो खुद आए, अपने एजेंट भेजें, LIC वाले आए, म्यूचुअल फंड वाले आए, मतलब ही नहीं। आम जनता को पता नहीं था बैंक होता क्या है, क्या पता, बेचारे के 2 वक्त की रोटी से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। खेती बाड़ी, सामाजिक जीवन होता था, और उधार लेना एक शर्म की बात समझते थे। बैंक से लोन ले लिया, अरे इसने बिक गया तो सब कुछ, इसका लोन लेना पड़ा, यानी कि उसको एक नकारात्मक रूप से सोचा जाता था, लोन लेना था। आज लोन के ऊपर आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं, आपको शान देखी जा रही है। मतलब कैसे परसेप्शन, नजरिया बदल जाता है समय के हिसाब से लोगों का, है ना। किसी जमाने में लोन लेना मूर्खता नहीं, मतलब कि लो स्टैंडर्ड देखा जाता था, अरे ये तो लोन के लेके बैठा है, ऋण के दबा हुआ है, मतलब कि उसकी नैतिकता और सामाजिक आर्थिक हैसियत नीचे आ जाती थी लोन लिया तो। आज आप लोन लेके बड़ी कोठी गाड़ दी, अच्छी खासी गाड़ी लिया है, चश्मा रेबन का लगा के आप घूम रहे हो, तो आज ये नहीं देखता कि इसके सारे अकाउंट पर, भारत के अंदर 90% गाड़ियां लोन पे चल रही हैं, घर 90% लोन पे चल रहे हैं, अब कोई ना पूछता। ये वही हाल होगा, किसी जमाने में लव मैरिज करना खतरनाक होता था, आज कोई दिक्कत नहीं है।
तो ऐसे ही किसी जमाने में ऋण लेना सामाजिक और आर्थिक रूप से हे दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन आज आप उस लोन से अपना बिजनेस कर रहे हो, कमा रहे हो, अच्छी गाड़ी, अच्छी कोठी है, बंगला है, और फिर बीवी भी है, बढ़िया शादी होगी। बेरोजगार को कौन शादी करवाएगा भाई? तो वहां आपकी हैसियत का रुतबा ही अलग है। तो भूखे व्यक्ति को, नंगे व्यक्ति को कौन अपनी बेटी देगा? रोजगार होगा तभी तो शादी होगी। आप किसके लिए पढ़ रहे हो? आधे लक्ष्य तो यही है लोगों का कि जी रोजगार हो जाए और शादी वादी हो जाए, बस जीवन चल पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब अगला पॉइंट चलते हैं हम। देखो 1929 में दो कंडीशन होती हैं। एक तो आपको मैंने बताया था क्या, महामंदी की शुरुआत, ठीक है। दूसरा बच्चों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी आपका, जैसे इतिहास की क्लास में आपने पढ़ा होगा, उसमें मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है वो 1914 टू 1918। अब इस वर्ल्ड वॉर ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी की वाट लगा दी। इकोनॉमी की हालत क्या कर दी? खराब। ऊपर से 1929 की महामंदी भी आ गई। यानी कि इस कारण ने भी और इस कारण ने भी दुनिया भर में एक संस्थान बनाना जरूरी समझा, ताकि उस चीजों को मैनेज किया जा सके। और वो संस्थान कौन सा बना बच्चों? बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, अंतरराष्ट्रीय समायोजन का बैंक, 1929, बेसल, स्विट्जरलैंड। यानी कि दो कंडीशन ऐसी हो गई जहां विश्व स्तर पर आपका एक बैंक गठित होता है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट 1929। अब इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या था बच्चों? इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि विश्व भर में बैंकिंग प्लस तरलता, तरलता का मतलब करेंसी, हार्ड कैश को मैनेज करना, ये बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट की एक कहानी की बात है। कैसे गठित हुआ समझ में आ गया। 1930 में महामंदी आ गई, 1929 में वो शुरू हुई। वर्ल्ड वार का इफेक्ट था, पूरी दुनिया में युद्ध होगा तो जान और माल की हानि होगी, प्रोडक्शन ठप हो जाएगा, इकोनॉमी ठप हो जाएगी, न उत्पादन होगा, न रोजगार होगा, न लोगों के पास पैसा होगा, न डिमांड होगी, तो मार्केट सिकुड़ेगा, सब ठप पड़ा सब कुछ। तो बैंकों के पास पैसा कब आएगा? जब दो आदमी कमाएंगे, एक्स्ट्रा इनकम होगी, तो ही तो बैंक में अकाउंट में पैसा जमा कराएंगे। यहाँ सब कुछ ठप हो रहा है, तो ऐसे में व्यवस्था ठीक बनी रहे, लिक्विडिटी ठीक रहे, बैंकिंग सिस्टम कुछ इस रिस्क को ठीक कर ले, तो उसलिए बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट की स्थापना। लेकिन 1974 में क्या हुआ बच्चों? जर्मनी का जो स्टेट बैंक है वो दिवालिया हो गया, जर्मन बैंक ऑफ स्टेट। यानी कि इतना जर्मन बैंक ऑफ स्टेट क्या हो गया? दिवालिया हो। एक तो ये घटना घट गई। दूसरी, यूएस ने 1971 में गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़ दिया। यानी कि सोने के बदले डॉलर वाला मैनेज करने वाला मामला, इसको छोड़ दा।
क्योंकि वहाँ डॉलर चल पड़ा, उसको गोल्ड स्टोरेज रखने की जरूरत नहीं उसके बदले में। और तीसरा, 1973 में ऑयल संकट, ऑयल क्राइसिस आया। ये कई ऐसे कारण हो गए जो इकोनॉमी को हिला रहे हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल संकट भी आता, आर्थिक संकट भी आता, जिसके कारण, और फिर अलग मामले थे वो, बस थोड़ा सा समझाने के लिए आपको मैंने यहाँ लिख दिया। ये चीजें घटित हो रही हैं देश में, दुनिया में। तो यहाँ 1974 में फिर बेसल में मीटिंग होती है। यानी कि वही जहाँ बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है, मीटिंग होती है, और एक बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, बीसी का गठन होता है। बीएस का गठन हुआ, बैंकिंग कमेटी ऑन, बेसल कमेटी ऑन, बासेल भी बोल देते हैं इनको, बैंकिंग सुपरविजन। यानी कि जो बैंक काम कर रहे हैं वो ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसकी एक कमेटी बनाई, बैंक बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। अब इनके अंदर कुछ मानक बनाए गए, इसमें कुछ स्टैंडर्ड बनाए इस कमेटी ने, कुछ मानक बनाए, कुछ नियम बनाए, इसलिए इनको बेसल एकॉर्ड या बेसल मानक कहा जाता है, जो 1974 में शुरू हुआ कि बैंक फेल ना हो, बैंक दिवालिया ना हो, बैंकों के पास प्रॉपर तरलता हो। तो ये तीन है, बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 बच्चों। तो यहाँ बेसल 1 बेसल पैरामीटर आपसे पूछ लें तो ये ध्यान रखना, बैंकिंग समायोजन से संबंधित है, बैंक तरलता कैसे 1974, 1998 और 2000, सॉरी 1998, 2004 और 2010, 2008 या 10 मान लेते हैं। ये 3 पैरामीटर हैं। तो हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, पहला बेसल, दूसरा बेसल और तीसरा बेसल। अब ये 3 बेसल नियम हैं जो पूंजी के सुरक्षा न्यूनतम स्तर से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय जोखिम, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय जोखिम को क्या करना, मैनेज करना। और इसमें आपका क्या है, पहले वाले में पूंजी को सुरक्षित प्रबंधन करना, यानी कि पूंजी का सुरक्षित एक न्यूनतम स्तर कैसे बना रहे, कि भाई ज्यादा उधार ना दो, थोड़ा सा पूंजी भी बनाए रखो, पूंजी का एक सुरक्षित न्यूनतम स्तर। और जो 2008 में है, इसमें आपका क्या है, लिक्विडिटी को प्रबंध करना, दूसरा एनपीए को कम करना, और तीसरा वित्तीय या पूंजी जोखिम निपटाना, वित्तीय या पूंजी के जोखिम कम करने के लिए CAR
कैपिटल एक्विडिटी रेशियो को मैनेज करना। ये 3 चीजें आपके बेसल 3 में है, यानी कि 3 पिलर बोले जाते हैं इसमें। यानी कि जो CAR है वो कम से कम 9% आपका होना चाहिए, और जो ये आपके 3% से ज़्यादा ना हो NPA किसी भी बैंक का। तो बेसल 3 में लिवरेज रेशियो, CAR और आपका इक्विटी यानी कि जो आपका पूंजी पर्याप्तता अनुपात है वो, ये सारा मैनेज करने की बात करता है। तो 2008 में ये आए, और जो डी सुब्बाराव के अनुसार भारत के अंदर ये बात होती है 2010 में, और 2010 तक बेसल 3 की गणना के अनुसार भारत में CAR काफ़ी अच्छे कंडीशन में था, लेकिन 2019 से भारत में CAR लागू हुए। इंडिया में क्योंकि कोई उभरता देश है, एकदम से इतने बड़े लेवल पर सारे नियम कानून हम सख्त रूप से लागू नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए 2019 से इनको भारत में अंदर क्या हुआ, लागू हुआ। तो CR कैपिटल रिक्वायरमेंट एडुकेसी रेशियो, उसमें टायर 1 पूंजी और टायर 2 पूंजी आ जाती है, तो ये चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं। तो ये जो बेसल 3 है CAR में आपके टायर 1 पूंजी और टायर 2 पूंजी को शामिल करता है। जो टायर 1 होती है बच्चों, वो कोर कैपिटल होती है जो बैंक उधार देता है, और टायर 2 है वो पूरक पूंजी होती है, सप्लीमेंट्री, जो बैंकों के शेयर डिबेंचर जो इंटरनल जो डिस्क्लोज नहीं किए जाते, जो आम जनता को नहीं पता होता बैंक की क्या पूंजी। और टायर 1 में जो बैंकों को, आम जनता को पता होता है कि बैंकों की मार्केट कैप कितनी है, उसमें मेन जैसे टोटल एसेट है, टोटल लायबिलिटी है जो बैंक की, वो सारी आपकी CAR में होती है। तो शेयर होल्डर इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग, इस टाइप से जो पूंजियां होती है वो टायर 1 में होती हैं। तो अंडर बेसल 3 टायर 1 और टायर 2 का रेशियो जो है वो 6% कम से कम होना चाहिए। तो टायर 1 पूंजी प्रतिशत हमारी क्या थी, वो 9 थी, और टायर 2 आपकी 7.4 थी। तो इस लेवल पे हमें पॉइंट के ज़्यादा नहीं जाना। तो टोटल रिस्क बेस्ड एसेट को ही देखा जाता है। तो बस ये ध्यान रखना, बेसल मैनेजमेंट क्या है, किससे संबंधित है, वित्तीय रिस्क को कम करना, बैंकों की पूंजी को मैनेज करना, NPA को कम करना, कैपिटल एक्विडिटी रेशियो, पूंजी पर्याप्त अनुपात 9% होना चाहिए कम से कम। तो भारत के अंदर अब बात होती है NPA जो शब्द है ये क्या है, इसको भी समझ। भाई जो बैंक हैं इनका मुख्य काम क्या है, पब्लिक को उधार देना, मुद्रा उधार देना। अब मान लो पब्लिक को उधार दिए किसी को 10 लाख रुपए, और मान लो ए को उधार, ठीक है भाई। अब ये 10 लाख रुपए की किस्त बंधेगी या नहीं बंधेगी, तो ए जो है वो बैंक को क्या देगा, EMI देगा या नहीं देगा, मंथली इंस्टॉलमेंट, प्लस क्या देगा, उसमें क्या होगा, ब्याज। लेकिन क्या होता है कि हालत खस्ता हो जाए, मामला गड़बड़ा जाए, तो पहले क्या था, यानी कि अगर ये 180 दिनों तक न तो इसने ब्याज दिया और न ही इसने मूलधन दिया, उसको क्या कहा जाता था, नॉन परफॉर्मेंस एसेट। यानी कि वो जो उधार दिया उससे कोई एसेट नहीं बनी बैंक की। नॉन परफॉर्मेंस एसेट जो है, ऐसा उधार जो किसी व्यक्ति ने जिस पर 180 दिनों तक कोई ब्याज और मूल नहीं दिया। अब ये क्या कर दिया, 2014 के बाद
90 दिन कर दिया। आप कहते हैं ना एनपीए बढ़ गई, एनपीए बढ़ गई, मोदी सरकार में एनपीए बढ़ गई। एक तो भाई तुम 180 दिनों तक वेट करो, और एक आप 90 यानी कि एक साल में, एक साल से कम समय में अगर किसी व्यक्ति ने 90 दिनों तक न तो ब्याज दिया और न ही मूलधन दिया, किस्त भी नहीं दी और ब्याज भी गया, यानी कि तिमाही हो गई, यानी कि 1 महीना, 2 महीना, और फिर आपका क्या हो गया 90 दिन। तो ऐसे में आपका जो परिसंपत्ति हो गई वो एनपीए का क्या माना जाएगा, आपका घटिया, बैड एसेट मानी जाएगी, घटिया परिसंपत्ति हो 90 दिनों तक। यानी कि एक साल में 90 दिनों तक किसी ने न ऋण दिया और न ही क्या ब्याज दिया, वो आपकी घटिया संपत्ति हो जाएगी। अगर हो जाए एक साल से अधिक यानी कि 90 दिन से बढ़कर ये हो जाए, दूसरा प्रकार बता रहा हूं मैं, 1 वर्ष से अधिक समय हो जाए, एक वर्ष से अधिक समय हो जाए ना, लोन दिए और ब्याज दिए, तो ये आपकी हो जाती है डाउटफुल, यानी कि अब शक होने लगा, संदेहास्पद एनपीए। पहली है बैड, घटिया एनपीए, दूसरी है संदेहास्पद डाउटफुल एनपीए। और जिसमें परिसंपत्ति आने की संभावना न बचे, एक और चीज हो गया, दो तो हो गई। अब ये मामला इतना आगे बढ़ गया कि 3 साल हो गए, नो इंस्टॉलमेंट और नो इंटरेस्ट, 1 साल से भी ज्यादा हो गया भाई, तो इसका मतलब तो डूब गई वो, इसको बोलेंगे लोस्ट एनपीए। तो 3 प्रकार की एनपीए होगी, 90 दिन, एक साल में 90 दिन तक, और 1 साल से ऊपर, और 3 साल से ऊपर, या 3 साल तक कुछ नहीं आया ना पैसा आया, तो इसको लोस्ट या हानि संपत्ति भी कहते हैं। तो इस प्रकार ये जो है ना, अब बेसल 3 के तहत आपका क्या पैरामीटर है कि किसी भी बैंक के एनपीए जो हैं वो 3% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो बेसल 3 जो पैरामीटर है बच्चों, वो क्या कहता है कि अगर बैंक लोन देता है तो नॉन परफॉर्मेंस एसेट 3% से ऊपर नहीं होना चाहिए, इसको बोलते हैं आपका एनपीए। तो एनपीए हुआ या फिर किसी भी प्रकार का कोई पॉइंट हुआ, तो ये आपके ऐसे काम करते हैं। अब भारत में डिजिटल करेंसी की बात करते हैं थोड़ा सा। आरबीआई, ये पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई और बैंक ऑफ इंडिया, ये ग्राहक। अब ग्राहक जो है बात आरबीआई ने शुरू करी डिजिटल करेंसी। क्या होता है डिजिटल, कहाँ से काम करता है, मोबाइल वॉलेट क्या होता है, सेंट्रल बैंक, सीबीडीटी
सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC, दिसंबर 2022। डिजिटल करेंसी क्या है? एक जो आपकी फिएट करेंसी है ना, जो आपकी नेन मुद्रा है, उसका ऑनलाइन संस्करण है। तो ऑनलाइन संस्करण यानी कि ऑनलाइन संस्करण की बात हो, यानी कि फिर आपका क्या हुआ? लेस कैश एक्सचेंज, लेस कैश इकोनॉमी भी हम इसको बोल सकते हैं। कैशलेस नहीं है, लेस कैश, यानी कि आपको कम पैसा ले जाने की जरूरत है मार्केट में, क्योंकि ग्राहक जो है, अब ग्राहक इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी क्या कर रहा है? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दुनिया में सबसे ज्यादा वर्ल्ड में इंडिया में ही हो रही है। तो ग्राहक कैसे करेगा? अब ग्राहक क्या क्या यूज करता है इसके लिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए? आपका कुछ, अब ये डिजिटल रूप में तो आपका संस्करण क्या होता है? जैसे रुपया कार्ड हो गया, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, ये सारी चीजें। और फिर इनके लिए एक ग्राहक जब यूज करेगा, इसके लिए एक पोर्टल भी तो होना चाहिए ना, या एक ऐप होनी चाहिए, या एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए। और वो जो सॉफ्टवेयर है बच्चों, वो क्या है आपका? यूपीआई। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और किसके थ्रू? नेशनल एनपीसीआई पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके थ्रू ये आपका सॉफ्टवेयर है, जिसमें जैसे आप पढ़ते हो भीम यूपीआई, ठीक है। और इनके माध्यम से आप फिर इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करते हो? पेटीएम, गूगल पे, जीपे, ठीक है, रुपये कार्ड, इस प्रकार आपके क्या है? वॉलेट बने हुए हैं। और वॉलेट में क्या होता है? आपका एक तो होता है ऑनलाइन, आपके खाते से पैसा आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, खाते में कट जाएगा। आपके डिजी वॉलेट, डिजिटल वॉलेट का मतलब क्या है? कि जैसे अमेजन आपने ऐप डाउनलोड कर रखी है, फ्लिपकार्ट डाउनलोड कर रखी, तो उसमें एक डिजिटल वॉलेट होता है, यानी कि आप उसमें से मैक्सिमम 25,000 रुपये उस वॉलेट को चार्ज कर सकते हो। आपका ये जो क्या होता है, रोड टोल टैक्स, तो टोल टैक्स के लिए जैसे एयरटेल का है, एयरटेल का एक डिजिटल वॉलेट होगा, आप उसको रिचार्ज कर लो। तो डिजिटल वॉलेट में क्या होता है? आपका बार बार बैंक से ट्रांजैक्शन नहीं होगा, उस वॉलेट से ही पैसे चले जाएंगे। तो डिजिटल करेंसी एक आभासी करेंसी होती है, जिसमें ऑनलाइन देन लेन देन किया जाता है। तो मोबाइल का इसमें स्मार्टफोन होना जरूरी है, बिना स्मार्टफोन के डिजिटल करेंसी का आप ऑनलाइन एक्सचेंज नहीं कर सकते। हाँ, अब ये जो डिजिटल वॉलेट है, इसमें बिना इंटरनेट के भी आप कर सकोगे, ऐसा सेटअप बनाया जा रहा है, तो इंटरनेट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो भारत के अंदर जो कोई भी व्यक्ति मोबाइल वॉलेट टेक्नोलॉजी का जब यूज करता है, तो 20,000 रुपये से अपने मोबाइल वॉलेट में नहीं रख सकता। 20,000 रुपये ज़्यादा रखता है तो उससे खरीदारी, न ही इससे ज़्यादा खरीदारी कर सकता वॉलेट से। ये मोबाइल वॉलेट होता है जो डिजिटल वॉलेट बोलते हैं। हाँ, कुछ शर्तों के दिन 1,00,000 रुपये की सीमा उस समय के साथ अपडेट होती रहती है। तो जो रुपया कार्ड है बच्चों, ये रू प्लस पे 2012 में शुरू किया गया था आपका रुपया कार्ड, जिसमें रुपी और पेमेंट यानी कि दोनों को मिलाकर, और ये आपका नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के थ्रू काम करता है, भुगतान योजना है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपका एनपीसीआई काम करता है। और ये जो यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये 30 दिसंबर 2016 को शुरू की गई थी।
30 दिसंबर 2016 को। और NPCI आपका जो पेटीएम है, जिसको हम विजय शेखर शर्मा, जैसे ये पेटीएम है, भारत का पहला वो सिस्टम है ये पेटीएम है, ये आपका 2010 से शुरू किया है विजय शेखर शर्मा, जिसको अभी हाल ही में इसने पेमेंट बैंक बनाया था, तो इसके ऊपर जुर्माना लगाया गया है। तो विजय शेखर शर्मा ने, जो अब हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी इनकी मामले बने हुए हैं, तो पेटीएम जो है अगस्त 2010 में शुरू हुआ था बच्चों। इन्हें पेमेंट बैंक बनाया था अपना 2017 में, पेटीएम पेमेंट बैंक बनाया। पेमेंट बैंक बनाया था इसने 2017 में, तो इसी के ऊपर जुर्माना लगा है पेटीएम का पेमेंट बैंक के ऊपर। तो 25,000 रुपये जमा कराने पर 250 कैशबैक का ये ऑफर देते हैं कि अब देखो, किसी जमाने में तुम्हारे पास आपका बैंक अकाउंट खोलने के लिए पैसे होने चाहिए थे, अब ये क्या कह रहा है कि पेटीएम भुगतान, बैंक ग्राहक यदि पेटीएम से भुगतान करेंगे और 25,000 रुपये का आप भुगतान करते हो उस पेटीएम बैंक से, तो आपको 250 रुपये कैशबैक मिलना था। तो ये इस हिसाब से सेविंग अकाउंट और मिनिमम बैलेंस रखने की इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ आपका एक जैसो भीम है, भीम ऐप कैसे है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो ये भीम ऐप यूपीआई के थ्रू ही काम करता है, जैसे पेटीएम में ही आप देखो, आप यूपीआई यूज करते हो तो उसमें भीम ऐप, रुपया कार्ड, गूगल पे, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो भारत इंटरफेस, फुल फॉर्म ध्यान रखना, भारत इंटरफेस फॉर मनी, यानी कि भारतीय ऐप खुद, यानी कि इसमें क्या है, जैसे वीजा कार्ड, आप मास्टर कार्ड यूज करते हो तो आपको कुछ पैसा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो या खरीदारी करते हो तो आपको कुछ कमीशन या आपका ब्याज लगता है उसमें। जबकि भीम ऐप है या यूपीआई है या एनपीसीआई के तहत, जो प्लेटफॉर्म के तहत आप काम करते हो, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें कोई आपका शुल्क नहीं लगता, फीस नहीं लगती, ये फायदा है ये। और एनपीसीआई के, यानी कि 2012 में आपके एनपीसीआई शुरू की थी रुपए कार्ड के तहत, और 2016 में आपका, 2010 में आपका पेटीएम शुरू और 2016 में आपकी यूपीआई शुरू हुई। तो डिजिटल मेला दिल्ली में ये लगभग शुरू किया गया था। अब इस हिसाब से वर्तमान में आपका डिजिटल वॉलेट कंपनी है राष्ट्रीय भुगतान, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि प्लेटफॉर्म बनाती है आपके एनपीसीआई। इसमें यूपीआई चलती है, भीम यूपीआई चलती है, रुपया कार्ड चलता है, और गूगल पे हुआ, ये पेटीएम हुआ, ये आपके डिजिटल वॉलेट की तरह काम करते हैं। तो लेस कैश इकोनॉमी का मतलब कि पैसा बचेगा, कॉस्ट कम होगी, समय बचेगा, इसलिए आपके ये आजकल डिजिटल इकोनॉमी का ज़माना है भैया। और वर्तमान में भारत में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्यूआर कोड आपका जो है, हालांकि जापान में कभी क्यूआर कोड का सबसे पहले यूज हुआ था। तो इस हिसाब से आपकी इंस्टेंट मनी ट्रांसफर होता है ऑनलाइन सेटअप, और इसके लिए आपका 5G सिस्टम चाहिए, नेटवर्क। अब आप पैसा भेज रहे हैं और वो सर्कल घूम रहा है, 3G के ये नेटवर्क है, तो वो बेचारा पैसा तो कट गया और आपके पास पता चला पैसा आया ही नहीं दूसरे के पास, यानी कि इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गई। तो पहले देखो हमारे यहाँ सैटेलाइट छोड़े गए, फिर प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की गई, अकाउंट खोले गए, अकाउंट नहीं होते तो क्या पैसा हवा में भेजते। तो स्टेप बाय स्टेप काम हुआ हमारी इकोनॉमी में। तो पहले सैटेलाइट बेचना, अकाउंट खोलना, फिर आपको बैंकिंग नॉलेज होना, फिर धीरे धीरे स्मार्टफोन आया, 5G टेक्नोलॉजी, 3G से फिर 4G, 4G से 5G। अब तुरंत 1 मिनट में तुम बैंक से भाई 10 रुपये के गोलगप्पे खाए और 1 मिनट में बोलो भैया स्कैनर कहाँ है, ये कहाँ से आया, इसके पीछे सॉफ्टवेयर है, टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, मोबाइल सिस्टम है, मोबाइल सेटअप है। अब भारत में ऐसा है कि अब आपके जो एप्पल के फ़ोन है वो भारत में ही बन रहे हैं, किसी ज़माने में चाइना में बनते थे, तो कोरोना ने परत खोल दी, चाइना की हकीकत बाहर आई कैसे सिस्टम है, तो भारत उनको लिए अल्टरनेट बना। तो हर एक चीज़ आपस में क्या होती है बच्चों, जुड़ी हुई होती है। तो लेस कैश इकोनॉमी की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 14 अप्रैल 2017 को, जो लेस कैश इकोनॉमी है ना, ये लेस कैश इकोनॉमी अप्रैल 2017 से नागपुर से इसकी शुरुआत की थी। लेस कैश इकोनॉमी का मतलब मैसेज दिया देश को कि भाई हम कम से कम कैश लेके चलें, ताकि ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम ही हमारा शुरुआत हो। लेस कैश उपनगरों में ये गुजरात के भरूच से, नागपुर से 12 राज्यों में
81 लैश कैश उपनगर योजना शुरुआत की थी नागपुर से, यानी कि 81 लैश कैश उपनगर घोषित किए 12 राज्यों में। और उपनगर में विमुद्रीकरण के बाद, डिमोनेटाइजेशन के बाद, यानी कि 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद गुजरात में भरूच में देश का पहला लैश कैश टाउनशिप, यानी कि 2017 में भरूच में ही देश का पहला लेस कैश टाउनशिप बना था। टाउनशिप आपका नगरीय निकाय ही होता है, तो भरूच पहला ऐसा बना जहां कैश की जरूरत ही नहीं है। और घोषणा कहाँ की गई थी? 2017 में नागपुर में लगभग 81 लेस कैश नगर बनाने हैं, तो उसका रिजल्ट आया था का पहला नगर टाउनशिप कौन सी बनी? भरूच बनी गुजरात में। तो ये ऐसे आपके क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। तो मोस्टली आपके भारत में इससे ज़्यादा हमें क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका मेन पॉइंट है वो लगभग हो गया है। तो एक कोर बैंकिंग शब्द होता है। कोर बैंकिंग, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि जो ये अलग अलग बैंक हैं, ये सारे आपस में इनकी शाखाएं इंटरनेट से जोड़ दो, ताकि बार बार भागदौड़ न करनी पड़े। तो नेटवर्क से एक ही बैंक की बैंकिंग नेटवर्क से जुड़ी हुई जो शाखाएं हैं वो जल्दी से बैंकिंग सेवाएं आपको प्रदान करेंगी, और जितनी ज़्यादा शाखाएं आपस में अच्छे से जुड़ेंगी, उसी से आधार पर बैंकों की सुविधाएं आम जनता को मिलेंगी। इसको हम क्या बोलते हैं? कोर बैंकिंग सेवाएं, CBS। और इनको कहीं कहीं एनीवेयर बैंकिंग भी कहा जाता है, यानी कि आप कहीं भी जाओ आपको हमारा बैंक मिलेगा, आप उसी बैंक से ट्रांसफर करोगे तो पैसा जल्दी पहुंच जाता है। जैसे आप चेक लगाते हो क्लियरेंस के लिए, तो आपने SBI का चेक PNB में लगाया तो समय लगेगा, और SBI का SBI में लगाओगे तो आपका समय नहीं लगेगा। तो इस प्रकार कोर बैंकिंग जो होता है, इंटरनेट बैंकिंग, ई बैंकिंग, यानी कि आपस में इंटरनेट से जुड़कर जल्दी काम करता है। शाखाएं नहीं होंगी, आपस में जुड़ी नहीं होंगी, तो काम कैसे होगा? आप वेट करते रहो 3-3 4-4 दिन, पैसा ही नहीं आएगा जो पहले होता था। अब क्या है, आपका एक यहाँ पैसा भेजा और 10 मिनट 10 सेकंड में आपका अकाउंट में मैसेज आ जाता है कि आपके अकाउंट में पैसे आए या पैसे गए। ये चीजें आपकी काम करती हैं बच्चों। तो एक सिस्टम होता है IFSC, वो भी देख लो क्या होता है। बड़ा, जब पैसा आप सेव करते हो या भेजते हो, एक IFSC कोड माना जाता है आपसे, है ना। कई बच्चे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ये 11 अंकों का होता है बच्चों। 11 अंकों का कोड होता है। जब आप बैंकिंग में चेक बनाना या चेक लगाना से काम करते हो, तो उसमें ये कोड भरना पड़ता है। कई बार हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, तो अकाउंट में पैसे भेजते हैं बैंक के थ्रू, न कि UPI के थ्रू। तो उस बैंक के अकाउंट में जब पैसा जाता है, तो उसमें हमने बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड उस बंदे का लिखना होता है। तो 11 अंकों में जो पहले 4 अंक हैं वो बैंक के नाम से संबंधित होते हैं। ये क्या दर्शाएगा? नेम ऑफ बैंक, यानी कि उस बैंक का नाम क्या है, तो उस हिसाब से पता चल जाता है बच्चों। और फिर बीच में एक शून्य के बाद, यानी कि 4 अंकों के बाद एक शून्य आएगी, और शून्य के बाद फिर आपका 6 अंकों का फिर एक कोड आएगा, यानी कि 11 हो गए। 6 अंक जो हैं वो क्या दर्शाएंगे? बैंक की शाखा, यानी कि किस शहर में वो शाखा है, ये चीजें लिखी होती हैं IFSC कोड में। यानी कि 6 और 4 10, और बीच में आती है एक 0 बच्चों। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक फंड के लिए भी आपके एक चीज होती है NEFT, और एक होता है RTGS। ये भी आपके ऑनलाइन उपकरण होते हैं। इसमें रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है। और NEFT की होती है बच्चों,
इंटरनेट के जरिए इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है आपका, नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इन दोनों में आप ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम से पैसा भेज सकते हो। तो 1 लाख रुपए से कम जो पैसा है रुपए का, इसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। लेकिन ये शनिवार को भी होता है क्या, या 24/7 होता है? और आरटीजीएस में क्या होता है, जब बड़ी अमाउंट करनी हो, हालांकि अब इसमें कई जगह 2 लाख भी पढ़ोगे आप, निफ्ट 2 लाख में हो सकता है, यानी कि 2 लाख से ज़्यादा। तो समय समय के हिसाब से अब देश के अंदर भाई इकोनॉमी बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा, लोगों की डीलिंग बढ़ेगी, तो 2 लाख से क्या होगा, तो इनका समय के हिसाब से अपग्रेडिंग भी की जाती है। तो इस हिसाब से आपका ऑनलाइन अकाउंट 24/7 और वी हॉलीडे को छोड़कर कई बार क्या होता है कि वो काम नहीं हो पाता, स्टाफ बंद होता है, छुट्टी होती है, अपडेट नहीं होता। तो ये चीज़ें आपकी काम करती हैं ऐसे एनईएफटी और आरटीजीएस में, तो त्वरित रूप से पैसा इसमें भेजा जाता है। तो यहाँ आपकी मोस्टली बच्चों पॉइंट हो गए। अब हम थोड़ा सा वित्तीय बाजार में जो हमने बताया था वो देख लें। भारत में जो वित्तीय बाजार में मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी, एक मनी मार्केट और एक पूंजी बाजार, है ना। थोड़ा सा इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ेंगे कि कुछ कंसेप्ट बचे हुए हैं वो और पढ़ा दें। मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार का क्या बताया था हमने आपको, जहां 1 वर्ष से कम मुद्रा का लेन देन हो, 1 वर्ष से कम मुद्रा का लेन देन हो, उसे हम कहते हैं मुद्रा बाजार। और जहां 1 वर्ष से ज्यादा समय के लिए मनी एक्सचेंज हो, उसे हम क्या कहते हैं, पूंजी बाजार। इस हिसाब से आपके 2 बाजार होते हैं बच्चों, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। तो वित्तीय बाजार के जो घटक हैं मोस्टली आपके मुद्रा बाजार कहें या पूंजी बाजार कहें, 2 तो यही हैं। कुछ इसमें और भी होते हैं, जैसे बेसिक तो ये 2 ही हैं, कुछ और भी कई बार आ जाते हैं, जैसे वस्तु बाजार, वायदा बाजार। तो थोड़े थोड़े से हमें इनकी परिभाषा पता होना चाहिए। और आपका डेरिवेटिव बाजार, थोड़ी थोड़ी इनकी डेरिवेशन आपको हम बताएंगे। और फॉरेन एक्सचेंज मनी मार्केट, विदेशी विनिमय बाजार। ये इसके प्रकार होते हैं, एक एक 2 लाइन हमें इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो जहाँ वस्तु बाजार है बच्चों, जाहिर सी बात है ये 2 प्रकार का होता है, जहाँ वस्तुओं का लेन देन होता है, प्राथमिक और द्वितीय। तो प्राथमिक में आता है आपका जैसे कृषि से संबंधित और खनन से संबंधित जो वस्तुएं होती हैं, जैसे लोहा, सोना, अब्रक, तांबा, चांदी। तो इसमें ऐसे भी हम कह सकते हैं कि हाई कमोडिटी और हाई कमोडिटी के अलावा सॉफ्ट कमोडिटी। हम ऐसे बांटें कि गेहूं, मक्का, कहवा, चीनी
पशुधन और मांस। गेहूं इसको हम ऐसे करेंगे, यूं नहीं कहेंगे, हम कहेंगे सॉफ्ट और हार्ड, इस प्रकार हम बांटेंगे। तो सॉफ्ट में आ जाएगा जो पकड़ने में सॉफ्ट हो, जाहिर सी बात है। और हार्ड में कौन सा आएगा, जो आपका हार्ड को मिले जो प्राकृतिक संसाधन है, खनन व शोधन। इसमें आएंगे आप प्राकृतिक, जिसमें आपके खनन और शोधन। और खनन और शोधन में क्या आएगा आपका, गोल्ड, सिल्वर और ऑयल। ऑयल का आप शोध करते हो, क्रूड ऑयल हुआ इस तरह, तो सोना और तेल। और सॉफ्ट में आएगा आपका गेहूं, मक्का, कहवा। गेहूं, धान, मक्का, तो इसका मतलब प्राथमिक जो है आपका वो इसमें आएगा। तो वस्तु बाजार में इनका लेन देन होता है, ऑनलाइन होता है ये सारा। बड़े बड़े टेंडर छूटते हैं, बड़े बड़े ऑर्डर जाते हैं। तो इस हिसाब से आपका सॉफ्ट कमोडिटी में आ जाएगा कृषि व उससे संबंधित उत्पाद। हार्ड में आ जाएगा खनन करना, कोयला निकालना, सोना निकालना, चांदी निकालना, अब्रक, मैग्नीज, इस टाइप से। और क्रूड ऑयल या तेल। अब ये तो आपके हो गए इस हिसाब से मार्केट में उत्पादन करना। अब वस्तु और मुद्राओं और बाजार शुल्क और विनिमय दरों का ज्ञान होना, वो आपका डेरिवेटिव मार्केट होता है। तो डेरिवेटिव मार्केट में क्या होता है, जिसमें फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट और एसेट का ड्राइव किया जाता है, कि यानी कि आपके पास जो एसेट है उसकी वैल्यू क्या है। एसेट्स की वैल्यू को काउंट किया, जैसे अपनी कोचिंग की ही हम वैल्यू काउंट करें तो भाई पूरी बिल्डिंग है, खुद की बिल्डिंग है या बाहर की है, या इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, उसकी वैल्यू निकालना, डेरिवेट करना, उसको हम डेरिवेटिव मार्केट कहते हैं। तो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और अंडरलाइंग एसेट होते हैं, उनकी वैल्यू को निकाला जाता है। तो चाहे बाजार सूचकांक हो, मुद्रा हो, विनिमय दर हो, जैसे डॉलर की विनिमय दर है, मुद्रा का इंडेक्स ऊपर नीचे क्या हुआ, या वस्तुओं का सारा भंडारण कैसा, ये सब चीजें इसमें आती हैं। एक होता है वायदा बाजार। वायदा बाजार में क्या होता है भाई, जैसे ए और बी दो कस्टमर है, वो आज की कीमतों के आधार पर एक एग्रीमेंट बनाते हैं कि चाहे वो भाई वस्तु हो चाहे सोना हो, हम भविष्य में इसी कीमतों पर लेन देन करेंगे, ताकि तुझे भी नुकसान ना हो और मुझे भी नुकसान ना हो। जैसे चीनी है, आप और मैं हूं, आप परचेजर और मैं बेचने वाला हूं, हमने एग्रीमेंट कर लिया भाई आज चीनी 40 रुपए किलो है, तो अगले साल तक भी जितनी भी चीनी खरीदेंगे और बेचेंगे आज की कीमतों पे करेंगे। कल चाहे चीनी 32 हो, चाहे कई चीनी 42 हो, इससे कोई मैटर नहीं होगा। यानी कि आज की कीमतों पर भविष्य में व्यापार करना, चाहे वो वस्तु हो, जीन्स हो, कोई भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वायदा बाजार, प्रॉमिस मार्केट बोलते हैं इसको। तो वायदा बाजार फ्यूचर मार्केट भी होता है। क्रेता और विक्रेता आज की कीमतों पर एग्रीमेंट करते हैं, सहमति करते हैं, ताकि मार्केट रिस्क से बचा जा सके। बाकी कराएंगे बच्चों हम अगली क्लास में कि पूंजी बाजार से संबंधित क्या होते हैं, एनबीएफसी क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, शेयर मार्केट क्या है, ये कल की क्लास में हम बताएंगे, जहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मेरे हिसाब से लगता है कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। ध्यान रखना अपना, हेल्थ को ठीक रखो और मन लगाकर जम के पढ़ाई करो। ठीक है बच्चों, नमस्ते।